गरीब देवरानी की माँ का लहंगा और अमीर देवरानी की डिजाइनर ड्रेस में गृह प्रवेश। आशा का छोटा बेटा रवि निहारिका नाम की अमीर लड़की को पसंद करता था, इसलिए अपने बेटे की खुशी के लिए आशा रिश्ता लेकर निहारिका के घर जाती है, जहां सब हॉल में बैठे थे और चाय नाश्ता रखा होता है। अब जब दोनों बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर ही लिया है तो हम बड़े क्या ही कर सकते हैं। पर रवि मेरा छोटा बेटा है, रवि से पहले मैं दिवाकर की शादी करूंगी। मैं मेरे बड़े बेटे के होते पहले छोटे बेटे की शादी नहीं कर सकती। अगर मेरे छोटे बेटे की शादी पहले हो गई तो मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी? लोग तो यही कहेंगे ना कि बड़े बेटे में कोई दोष है। इसीलिए मैं पहले अपने बड़े बेटे के लिए कोई रिश्ता देख लूं, उसके बाद मैं अपने दोनों बेटों की शादी एक साथ कर दूंगी। पर तब तक आप लोगों को थोड़ा इंतजार करना होगा। मिलते हैं कुछ दिनों बाद। बच्चों की कुंडलियां भी तो मिलवानी है। हाँ बहन, क्यों नहीं, मैंने पंडित जी को कुंडली बनाने के लिए दे दी है। बस 1-2 दिन में आ जाएगी तो मैं आपको बता दूंगी। इसका मतलब ये रिश्ता पक्का है ना? वाह निहारिका भाभी, अब आप मेरी भाभी बनोगी। आपकी ये ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है। शादी के बाद भी आप ऐसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनना ताकि मैं सबको दिखा सकूं। रिश्ता पक्का कर आशा अपनी बेटी और दोनों बेटों के साथ घर से निकलने लगती है। तभी उसकी नजर पड़ोसन के घर पर पड़ती है, जहां एक औरत तेज आंधी तूफान में घर से बाहर निकलती है और उसकी बेटी हाथों में छाता लिए उसके पीछे पीछे आती है। माँ, बाहर बारिश होने वाली है और तुम बिना छाते के घर से निकल गई हो। मुझे बोल देती तो मैं ला दूंगी तुम्हारा सामान। तुम घर पर ही रुको, वैसे ही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती। बेटा तू पूरे दिन घर संभालती है, फिर पापा के साथ खेत पर जाती है, कितना काम करती है। मैं खुद ले आऊंगी घर का सामान। वैसे भी सेहत के लिए भी थोड़ा चलना अच्छा होता है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। कितनी अच्छी और संस्कारी लड़की है, अपनी माँ का कितना ख्याल रख रही है। सही कहा, मुझे तो तेरे लिए ऐसी ही लड़की की तलाश है। आशा और दिवाकर को पूजा काफी पसंद आती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों बाद आशा अपने दोनों बेटों के साथ शांति के घर कुंडली मिलवाने के लिए आती है और कुंडली मिलवा कर बस जाने ही लगती है तो एक बार फिर उसकी नजर पूजा पर पड़ती है, जो इस बार एक गरीब बूढ़ी औरत को अपने हाथों से खाना खिला रही होती है। बेटा तू बस समाज सेवा करती रहना। माँ, तुम तो जानती हो ना, काकी दादी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। भले ही ये मेरी अपनी दादी नहीं है, पर पूरे गांव की तो दादी है। मुझे इनकी बड़ी चिंता रहती है, इसीलिए अपने हाथों से खाना खिलाकर इन्हें दवाई देती हूँ। अच्छा तुम चलो, मैं आती हूँ। जो लड़की गली पड़ोस के लोगों का इतना ख्याल रखती है, वो अपने घर वालों का कितना ख्याल रखती होगी। पंडित जी, मुझे इस लड़की के बारे में जानना है। क्यों नहीं आशा बहन, ये बच्ची भी हमारे ही यहाँ की है। बस आप मुझे 2 दिन का समय दीजिए। माँ, कम से कम हमारे स्टैंडर्ड को तो देख लेती। क्या आप ऐसी लड़की के बारे में पता लगा रही हैं? एक बार उसके कपड़े तो देखो। इस बुढ़िया को ये गरीब लड़की ही पसंद आई है। अगर ये मेरी जेठानी बन गई तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। आशा अपनी बेटी की बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद पंडित पूजा की सारी खबर निकालकर आशा के घर जाते हैं और बैठकर बातें करते हैं। बहन जी, आपने जिस लड़की के बारे में मुझे पता लगाने को कहा था, मैंने पता लगा लिया है। लड़की बहुत संस्कारी है। ऐसी लड़की अगर आपके घर में आ गई तो घर रोशन हो जाएगा। मुझे अपने बेटे के लिए ऐसी ही लड़की चाहिए थी जो मेरे घर को अच्छे से संभाल सके। आप उनके माता पिता को खबर दे दीजिए, हम जल्द ही रिश्ता लेकर आएंगे। दिवाकर को भी पूजा पसंद थी, इसलिए पंडित से सारी खबर लेकर आशा 2 दिन के अंदर ही रिश्ता लेकर अपनी होने वाली बहू और अपने पूरे परिवार के साथ पूजा के घर जाती है। क्योंकि पूजा ज्यादा गरीब थी, इसलिए उस दिन भी वो सिंपल बनी होती है और सब बैठते हैं। काजल, माँ जी की पसंद कितनी गंदी है। हम दोनों की शादी एक ही दिन होनी है। ऐसा ना हो कि इस लड़की की वजह से मेरी पूरी शादी खराब हो जाए। तो एक बार इसके कपड़े तो देखो। सच में भाभी, मुझे भी ये लड़की पसंद नहीं है और इसके कपड़े देखकर हंसी आ रही है मुझे। अच्छा हुआ जो रवि भैया ने अपने लिए खुद आपको पसंद कर लिया। निहारिका काजल के साथ बैठकर पूजा के कपड़ों की काफी मजाक बनाती है, पर आशा किसी भी बात पर ध्यान नहीं देती और चुनरी उड़ाकर रिश्ता पक्का करके घर जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। ऐसे ही एक दिन निहारिका आशा काजल के साथ उनके घर में बैठी थी। काजल, क्यों ना इस शॉपिंग में हम उस गरीब लड़की को भी अपने साथ ले जाएं? वहाँ उसका मजाक बनाएंगे तो शायद माँ जी भी इस रिश्ते के लिए मना कर दें। सही कहा, मैं अभी माँ से बोलती हूँ। माँ, मैं क्या कह रही थी कि पूजा भाभी को भी अपने साथ शॉपिंग पर ले चलते हैं। बिल्कुल सही कहा तूने, मैं अभी यही सोच रही थी। दिवाकर, जा तू पूजा बहू को ले आ। आशा के कहने पर दिवाकर गाड़ी से पूजा को लेने के लिए जाता है। कुछ ही देर में पूजा निहारिका अपनी नंद और सास के साथ मार्केट शॉपिंग करने के लिए जाती हैं, जहां वो सबके साथ साड़ी की दुकान में बैठकर अपने लिए काफी महंगी महंगी साड़ी पसंद करती हैं।
कैसी लग रही है ये साड़ी मुझ पर, होने वाली जेठानी जी? आपने तो कभी इतनी महंगी साड़ी देखी नहीं होगी, क्यों? माफ करना निहारिका, मैं तुम्हारी जितनी अमीर नहीं हूँ और ना ही इतने महंगे कपड़े पहनती हूँ, पर मुझे कपड़ों की पहचान है। अंकल जी, आप हमें इतनी महंगी साड़ी नहीं बल्कि वो लाल वाली जो 5,000 की साड़ी है वो दिखा दो। निहारिका, तुम पर 20,000 की साड़ी से अच्छा ये लगेगा। पूजा के कहने पर जब निहारिका उस साड़ी को ट्राई करती है तो न सिर्फ आशा बल्कि आसपास के बैठे लोग भी पूजा की काफी तारीफ करते हैं। बहन, तुम्हारी बड़ी बहू बड़ी समझदार है। देखो, अपनी समझ से उसने भले ही सस्ती साड़ी पसंद की हो, पर तुम्हारी बहू पर उस महंगी साड़ी से ज्यादा अच्छी लग रही है ये सस्ती साड़ी। बेटा, मैं तो कहती हूँ कि तुम यही लो। देख ले बहू, कई बार इंसान को पैसों के पीछे नहीं क्वालिटी के पीछे भागना चाहिए। निहारिका अपनी होने वाली जेठानी की ड्रेसिंग सेंस का मजाक बनाना चाहती थी, पर दुकान में सब पूजा की तारीफ करने लगते हैं। ये देखकर निहारिका जल उठती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और काजल पूजा को परेशान करने के लिए कमरे में बैठकर फोन पर उसे महंगी महंगी ड्रेस भेजती है और कहती है, मैंने आपको व्हाट्सएप पर कुछ ड्रेस भेजी थी, वो निहारिका भाभी की ड्रेस है। आपने क्या सोचा है, क्या पहनोगे अपनी शादी पर? तुमने जो मुझे व्हाट्सएप पर ड्रेस दी थी वो काफी महंगी है, मैं इतना महंगा नहीं ले पाऊंगी और अभी मैंने कुछ सोचा भी नहीं है, पर तुम फिक्र मत करो, मैं शादी में कुछ अच्छा ही पहनूंगी। आपकी हालत देखकर मुझे उम्मीद नहीं है भाभी आपसे। काजल पूजा का मजाक बनाकर फोन रख देती है और सारी बात निहारिका को बताती है। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है, जहां निहारिका 1 लाख का काफी महंगा लहंगा पहनती है, तो वहीं पूजा अपनी मां का लहंगा पहनती है और फेरे लेकर शादी पूरी करती है। पर जहां पूजा लहंगे में ही विदा होकर ससुराल के लिए निकलती है, वहीं निहारिका ने लहंगा बदलकर एक रेड काली का लॉन्ग टेल वाला ड्रेस पहना था और सिर पर पल्लू रखा था और फिर वो ससुराल के लिए रवाना हुई थी। शादी के बाद जब दोनों ही बहुएं गाड़ी से उतरती हैं तो आशा की बहू को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। अब दोनों बहुएं दहलीज पर पहुंचती हैं। उससे पहले औरतें घर में चली जाती हैं और गृह प्रवेश के दौरान एक औरत कहती है, बहन, तुम्हारी दोनों बहुएं ना सिर्फ सुंदर हैं बल्कि उन दोनों ने तो काफी अच्छी ड्रेस भी पहनी है, पर मुझे तो बड़ी बहू का लहंगा ज्यादा अच्छा लग रहा है। बड़ी बहू, क्या मैं तुम्हारा लहंगा देख सकती हूँ? देख लेना बहन, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले मुझे अपनी दोनों बहू का गृह प्रवेश तो करने दो। जब मेरी बहू घर में आ जाएंगी तो आराम से इन दोनों का लहंगा देखना। आशा अपनी दोनों बहू का गृह प्रवेश करती है और अंदर घर में बैठाती है। अब किसी भी औरत से रहा नहीं जाता और वो सभी आकर निहारिका के डिजाइनर ड्रेस को इग्नोर करते हैं और पूजा के लहंगे को छूकर देखते हैं और काफी तारीफ करते हैं। बहू, ये लहंगा अब नहीं मिलता, ये तो काफी पुराना डिजाइन है, 30-40 साल पुराना। पहले के टाइम पर अमीर घर की लड़कियां कारीगर को घर में बुलाकर अपने हाथों से ऐसा लहंगा बनवाती थी, पर तुमने कौन से डिजाइनर से बनवाया है ये लहंगा? जेठानी जी का तो पता नहीं, पर मेरी ये गृह प्रवेश वाली ड्रेस पूरे 1 लाख रुपए की है, फेमस डिजाइनर से बनवाई है। वैसे बड़ी बहू का ये लहंगा भी 1-2 लाख से कम का नहीं लग रहा। आंटी जी, कैसी बातें कर रही हो? मेरी भाभी को सर पर मत चढ़ाओ, वो गरीब घर से हैं, बस उनकी पसंद अच्छी है। नहीं काजल, आंटी ने बिल्कुल सही पकड़ा है। आंटी जी, ये लहंगा मेरी माँ का है। शादी के बाद पापा का काम सही नहीं चला और हम गरीब हो गए, पर मेरी माँ का मायका काफी अमीर था और मेरी माँ ने ये लहंगा कारीगर को बुलाकर खुद अपने सामने डिजाइन करवाया था और अपनी शादी पर पहना था। क्या सच में? भाभी, आप भी कभी अमीर थे? जब काजल को पूजा के बारे में पता चलता है तो वो हैरान हो जाती है। अब काजल भी निहारिका का साथ छोड़ अपनी बड़ी भाभी के पास बैठ जाती है। ये सब देखकर निहारिका को बहुत गुस्सा आता है और वो कमरे में बैठकर अपनी माँ को फोन करती है। माँ, मैंने तुमसे कहा था मुझे मेरी शादी पर सबसे अच्छा ड्रेस देना, पर तुमने मुझे कैसा गंदा सा ड्रेस दिया है। सब मेरी उस गरीब जेठानी के लहंगे की तारीफ कर रहे हैं कि तुम्हारे पास कोई अच्छा ड्रेस नहीं था। तुमने अपनी शादी में क्या लहंगा नहीं पहना था? अपना ही लहंगा दे देती ना मुझे भी, जैसे मेरी जेठानी की माँ ने दिया। निहारिका, पहले शादी साड़ी में होती थी, लहंगे का रिवाज तो अब आया है और पहले के टाइम पर सिर्फ उन्हीं के घर की बेटी लहंगा पहन के शादी करती थी जो रईस होते थे। वो लोग खुद कारीगर को बुलवा कर अपने सामने लहंगा बनवाते थे और हम लोग पहले इतने अमीर नहीं थे, वो तो अब हुए हैं। अपनी माँ की बातें सुनकर निहारिका की सारी गलतफहमी खत्म हो जाती है और उसके अमीर होने का घमंड भी खत्म हो जाता है, क्योंकि अब निहारिका जान चुकी थी कि समय एक जैसा नहीं रहता। बारिश में नदी किनारे चाय अंडा पराठा बेचने वाली गरीब सास बहू। परेशान निखिल पसीने से बेहाल पुल पार करते हुए अपने घर पहुंचता है। माँ, पापा आ गए। पापा, बिल्कुल सही समय पर आए हैं आप। देखिए, मैंने गर्मा गर्म अंडे पराठे बनाए हैं। आरती, ऐसे इतनी महंगाई हो रही है, मेरा काम भी सही नहीं चल रहा और तुमने अंडा पराठा बना लिया।
चुप हो जा नालायक। बहू ने इतने प्यार से हम सबके लिए अंडा पराठा बनाया है और तू उसे सुना रहा है। माफ करना आरती, मैं तुम पर चिल्लाया, पर मेरा काम सही से नहीं चल रहा। ऊपर से मालिक भी मुझे बार बार निकालने की धमकी दे रहे हैं। निखिल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो आरती से माफी मांगता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। माँ देखो बाहर बारिश हो रही, मैं नहाने जाऊं? रात को इस बारिश में नहाने की जरूरत नहीं है, तबीयत खराब हो जाएगी, फिर कभी दिन में नहा लेना। विनोद के कहने पर राजू अपने दादा की बात मान जाता है। पूरा परिवार आराम से सो जाता है और जब सुबह होती है तो पूरा परिवार डूबा हुआ पुल और नदी का बहा हुआ पानी देख हैरान हो जाता है। लगता है रात में बहुत बारिश हुई है, पूरा पुल डूब गया है, बस पकड़ने वाले हैंडल नजर आ रहे हैं। अब मैं कंपनी कैसे जाऊं? बेटा, वो पुल बहुत कच्चा है, जब ज्यादा बारिश होती है तो कोई उस पुल से नहीं आता जाता। तू एक काम कर, आज की छुट्टी ले ले। पापा, वैसे ही कुछ ठीक नहीं चल रहा है, अगर छुट्टी कर ली तो कंपनी वाले निकाल देंगे काम से। हाँ तो जान भी तो प्यारी है, आपकी कंपनी वालों को भी समझना चाहिए ना कि आप नदी की दूसरी तरफ से जाते हैं। बेटा, तू घर की चिंता क्यों करता है? नदी के दूसरी तरफ मेरी चाय की छोटी सी दुकान है, तो अगर तेरी नौकरी चली भी गई तो तेरा बाप जिंदा है घर संभालने के लिए। अपने पिता और घर वालों के कहने पर निखिल कंपनी नहीं जाता और दोपहर को जब नदी का पानी कम होता है और पुल का रास्ता नजर आता है तो विनोद अपनी दुकान खोलने के लिए नदी पार करके अपनी दुकान पर जाता है। देखते ही देखते पूरा दिन बीत जाता है और रात में एक बार फिर तेज बारिश होने लगती है। बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, तेरे पिताजी भी नहीं आए हैं। माँ, फिर से पुल डूब गया, अब पिताजी घर कैसे आएंगे? पूरा परिवार विनोद के आने का इंतजार कर रहा था, पर रात से सुबह हो जाती है, विनोद घर नहीं आता और अगली सुबह बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। जब पूरा परिवार बाहर जाता है तो उन्हें विनोद की लाश मिलती है। निखिल, देख तेरे पापा अब हमारे बीच नहीं है और ये पुल भी टूटा हुआ है। आशा बहन, रात में काफी बारिश हुई थी। मैंने भाई साहब को सुबह 4 बजे पुल पार करने से मना किया था, पर उन्होंने मेरी नहीं सुनी और जैसे ही उन्होंने पुल पर कदम रखा पुल टूट गया। उस समय मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता सका क्योंकि मैं खुद नदी पार करके नहीं आ सकता था, पर मैंने रेस्क्यू टीम को बुलाया और उन्होंने ही नदी से भाई साहब की लाश निकाली है। विनोद की मौत पूरा परिवार सहन नहीं कर पाता। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और पुल टूटने की वजह से कोई भी गांव का व्यक्ति नदी के दूसरी तरफ नहीं जा पाता। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है और नदी पर एक और कच्चा पुल बनाया जाता है, पर इस बार जब निखिल अपनी कंपनी में जाता है तो उसे कंपनी वाले नौकरी से निकाल देते हैं। माँ, आखिरी बार आपने अंडा पराठा बनाया था, आज पनीर पराठा बनाओ ना। 1 महीने से ज्यादा हो गए, आपने कोई पराठा नहीं बनाया। राजू, शांत हो जा, अभी पराठे खाने का समय नहीं है। भैया, क्या हुआ? आप इतने दुखी क्यों हैं और किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं? पापा भी हमारे बीच नहीं रहे, मेरी भी नौकरी चली गई, अब मैं क्या करूंगा, कैसे अपना घर चलाऊंगा? निखिल जी, पहले ही आपकी नौकरी चली गई है, पर हम पापा जी की दुकान खाली नहीं छोड़ेंगे। मैंने और माँ ने फैसला किया है, बारिश का मौसम है और इस समय पर पापा की चाय की दुकान अच्छी चलती है, इसलिए हम उनकी चाय की दुकान चलाएंगे। निखिल की नौकरी जाने के बाद निखिल आरती और अपनी मां के इस फैसले के खिलाफ नहीं जाता और अगले दिन दोनों सास बहू डरते हुए कच्चा पुल पार करके नदी की दूसरी तरफ जाते हैं और चाय की दुकान खोलते हैं। दुकान खोलते ही कुछ ग्राहक उनके पास आकर खड़े हो जाते हैं और तभी बारिश शुरू हो जाती है। आप अंदर आ जाइए, बाहर तेज बारिश हो रही है। हाँ बेटा, क्यों नहीं। वैसे पवन साहब, जब से विनोद भाई साहब गए हैं उनकी चाय बहुत याद आती है। वो कह रहे थे कि बहुत जल्द चाय के साथ पराठे भी बेचेंगे। अगर इस गर्मा गर्म चाय के साथ इस बारिश में पराठे मिल जाते तो मजा ही आ जाता। हाँ भाई साहब, तुम बोल तो सही रहे हो, पर अब कर भी क्या सकते हैं, दोबारा से चाय की दुकान खुल गई, वही बड़ी बात है। और पराठा लेने के लिए इस बारिश में भीगते हुए कौन इतनी दूर जाए, खाली चाय पीकर ही काम चलाना पड़ेगा। ग्राहकों की बात सुनकर आरती और शांति के दिमाग में एक आइडिया आता है और दोनों सास बहू शाम को अपनी दुकान बंद करके घर आती हैं और दोनों सास बहू निखिल से कहती हैं, निखिल बेटा, हमने सोच लिया कि हम तुम्हारे पापा की चाय की दुकान में चाय के साथ अब पराठे भी बेचेंगे। अंडा पराठा, मटर पराठा, आलू पराठा। बारिश में अच्छी कमाई होगी। माँ, आप और आरती मेरे लिए एक नई मुसीबत क्यों खड़ी कर देती हैं? बार बार बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, नदी पार करके दूसरी तरफ जाना मुश्किल है, ऊपर से मेरा काम छूट गया, कहाँ से लाऊंगा मैं इतने पैसे कि आप चाय के साथ पराठे भी बेच सके? अंडा, मटर, आलू और सबसे महंगी चीज पनीर, इनके लिए पैसे होने चाहिए।
भैया शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। नाराज निखिल बिना खाए सो जाता है, पर दोनों सास बहू निखिल की एक नहीं सुनती और अगले दिन सेविंग के पैसे लेकर दुकान जाते हुए नदी के दूसरी तरफ से कुछ अंडे, आलू, आटा और जरूरत की कुछ चीजें लेकर दुकान पहुंचती हैं और आरती अपने हाथों से एक मेन्यू चार्ट बनाती है जिस पर उसने हर तरह का पराठा और उसका रेट लिखा था। अब शांति चाय बनाती है और आरती आलू पराठा तैयार करती है। अब कुछ लोग चाय पीने आते हैं और कुछ पराठे की खुशबू से वहां जमा हो जाते हैं। अरे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, किस चीज का पराठा है? अभी तो आलू का पराठा बन रहा है, वैसे हमारे यहाँ अंडा पराठा और भी तरह का पराठा है। आरती अपने ग्राहकों से बात कर ही रही होती है कि तभी तेज बारिश होने लगती है और वहां कुछ कॉलेज के लड़के भी आकर खड़े हो जाते हैं। अरे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है आंटी। आप हम 3 दोस्त के लिए एक एक प्लेट अंडा पराठा और एक एक कप चाय लगा दो। इस बारिश में आज अंडा पराठा और चाय पीकर मजा आ जाएगा। हाँ बेटा, बस 10 मिनट रुको और यहीं बैठ जाओ, मैं अभी आप लोगों का चाय पराठा लगाती हूँ। बाहर झमाझम बारिश हो रही होती है और अंदर शांति आरती के साथ चाय और अंडा पराठा बनाकर अपने ग्राहकों को देती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन। मैं और माँ जी ने आपको बताया नहीं, पर हमारे पास जो पैसे रखे थे हमने उन पैसे से पराठे बनाने का सामान खरीद लिया था और देखिए आज हमारी कमाई कितनी अच्छी हो रही है। हमारा अंडा पराठा, आलू पराठे सब बिक रहे हैं और अब तो लोग पनीर पराठे की भी डिमांड कर रहे हैं क्योंकि अब हमारी कमाई सही हो रही है। और कुछ दिनों से राजू भी अंडा पराठे की जिद कर रहा था, इसलिए आज मैंने घर में अंडा पराठा बनाए हैं। आप दोनों कितनी मेहनत कर रही हैं। इस बारिश में इस कच्चे पुल को पार करके जाती है। मुझे कई बार डर लगता है, पता नहीं सरकार हमारे गांव का पुल कब बनाएगी। और एक मैं नालायक जो अब तक काम भी नहीं ढूंढ पाया। भैया ऐसा मत बोलो, देखना एक दिन सब ठीक होगा। उस दिन अपनी बीवी की बातें सुन निखिल नाराज नहीं होता और काजल अपने भाई को दिलासा देती है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन जब दोनों सास बहू दुकान पर अंडा पराठे बेच रही होती है तो तेज बारिश शुरू होने लगती है और ग्राहकों की भीड़ जमा हो जाती है और कुछ लोग छाता लेकर दुकान के बाहर खड़े होते हैं। अरे बहन, अपनी दुकान बड़ी कर लो, 7-8 लोग से ज्यादा नहीं बैठ पाते। मैं कब से छाता लेकर दुकान के बाहर खड़ा हूँ, जल्दी से मेरे लिए चाय और अंडा पराठा लगा दो। आंटी मैं भी यहाँ कब से बैठी हूँ, मेरा भी 2 आलू पराठा लगा दो। बारिश तेज होने लगी इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है, आप बस 10 मिनट दीजिए, मैं आप सबका ऑर्डर पूरा करती हूँ। इतना बोल शांति चाय बनाती है तो वहीं आरती जल्दी से कुछ अंडा तोड़ती है, उसमें नमक, प्याज, मिर्च, टमाटर डालकर उन्हें मिला लेती है और तवे पर रखकर पराठे में अंडा मिलाती है और कुछ देर बाद आटे की लोई बनाकर उसमें आलू भरकर बटर लगाकर आलू पराठा बनाती है कि कुछ ही देर में आरती सभी ग्राहक का ऑर्डर दे देती है। पर शाम को जब दोनों सास बहू चाय पराठे बेचकर घर आ रही होती हैं तो वो देखती हैं कि पुराना पुल फिर से टूट चुका है और नए पुल बनने की तैयारी हो रही है। चलो हमारे भी गांव की नदी पर नया पुल बन रहा है। वो सब तो ठीक है बहन, पर हम नदी की दूसरी तरफ कैसे जाएं? बोलना। अरे चिंता मत करो, कुछ सरकारी कर्मचारी नदी में नाव लेकर आए हैं, नाव वाला आता ही होगा नाव लेकर। कुछ ही देर में नाव आती है जिस पर बैठकर दोनों सास बहू अपने घर पहुंचती हैं और आज निखिल काफी खुश होता है। माँ, आरती, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी नौकरी लग चुकी है। अब इस बारिश और टूटे पुल की वजह से मेरी नौकरी नहीं जाएगी। भगवान का शुक्र है आपको नौकरी मिल गई और अब हमारा चाय पराठे का कारोबार भी अच्छा चल रहा है। निखिल की नौकरी लगने पर सारी परेशानी खत्म हो जाती है और दोनों सास बहू इसी तरह दुकान में जाकर बारिश के मौसम में चाय पराठा बेचती हैं। कुछ ही दिनों में गांव में पक्का पुल बनकर तैयार हो जाता है जिससे नदी के दोनों तरफ के गांव वालों को आने जाने में अब काफी आसानी होती है।